हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष अग्रवाल है और मैं आपका होस्ट हूँ। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस शो में जिसका नाम है एक्सप्लोर विद आयुष। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये शो शुरू क्यों किया। चलिए मैं बताता हूँ। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसे पता नहीं होता कि कैसे अचीव करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं लेकिन वो एक कनेक्टिंग डॉट ढूंढ रहे होते हैं कि वो कैसे कर सकें। तो इसीलिए हमने ये शो डिज़ाइन किया जिसमें हम कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर चुके हैं या कर रहे हैं। हम उनकी स्टोरी के थ्रू ये सीखने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये सब कैसे किया और हम उसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज हमारे शो का फर्स्ट एपिसोड है और आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। हम उनकी स्टोरी से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स को कैसे फेस किया। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे शो के पहले गेस्ट मिस्टर वैभव अग्रवाल सर को, हु इज़ करेंटली वर्किंग एज इंजीनियरिंग एसोसिएट एट ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। इससे पहले उन्होंने बीबीडी ग्रुप में भी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया है। सो प्लीज़ वेलकम वैभव अग्रवाल सर टू आवर शो। ओवर टू यू सर। हेलो आयुष, हेलो एवरीवन। मैं वैभव अग्रवाल, मैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट हूँ ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में। पिछले 5 साल से मैं इसी ऑल इंडिया रेडियो में वर्क कर रहा हूँ। और सबसे पहले, अगर आप जैसे बात हो रही है कि आप चाहते कुछ हैं पर आप अचीव कुछ नहीं कर पाते, तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि जो आप चाहते हैं क्या आपको वो पता है कि आपको वो कैसे अचीव करना है। जैसे कि आप अपनी करियर की शुरुआत करते हैं 10th क्लास से, या 10th क्लास के बाद आप फर्स्ट टाइम सोचते हैं कि आपको क्या लेना है, किस स्ट्रीम में जाना है, आर्ट साइड में जाना है, साइंस साइड में जाना है, कॉमर्स फील्ड में जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ। आप कई बार आप डिसाइड नहीं कर पाते, आप समझ नहीं पाते आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो कभी भी कुछ भी हो तो कुछ भी ज्वाइन करने से पहले आपको अपने मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मैंने ये सोचा था कि मैं मैथ्स बायो से स्टार्ट करूंगा और फिर आगे डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। मैंने 12th पास कर लिया और ये सोच के पास किया कि मैं आगे जो है मेडिकल लाइन में जाऊंगा। और मैंने 12th के बाद जो है मेडिकल फील्ड के ही एग्जाम्स दिए थे। मैंने IIT PMT का एग्जाम दिया, CPMT का एग्जाम दिया, और वो पेपर्स मैंने दिए। मैं बिल्कुल भी पेपर्स देने के बाद भी खुश नहीं था, लेकिन मैं उसके बाद भी कंफ्यूजन की स्थिति में था कि मैं क्या सच में ये चाहता हूँ। तो उसके बाद मुझे गाइडेंस मिली, मुझे मेरे मामा जी के द्वारा गाइडेंस मिली कि उन्होंने मुझे समझा एक्चुअली कि मैं पसंद कुछ करता हूँ पर मैं कर कुछ चाह रहा हूँ। उन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट किया कि मेरा बायो में एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं है और मैं एक इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊंगा तो बेटर करूंगा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, फिर मैंने भी सोचा इस बारे में। फिर मैंने एक साल मैंने अपना इन्वेस्ट किया, मैंने कोचिंग ज्वाइन की और उसके बाद मैंने फिर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स दिए। सर, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, उसके बाद सर प्लेसमेंट कैसे हुआ, और बाकी ग्रेजुएशन का सर कैसा था आपका ग्रेजुएशन, सर इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने जो ग्रेजुएशन किया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है फ्रॉम श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट लखनऊ। और ये 4 साल का कोर्स था। बीटेक कंप्लीट मैंने 2010 में किया था। बीटेक ज्वाइन करने के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप बीटेक करने के बाद कहाँ जाना चाहते हो। आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, आप किसी PSU में जाना चाहते हो, या फिर आप जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हो, या फिर आप किसी कंपनी में किसी कंपनी में प्लेसमेंट चाहते हो, या फिर आप हायर स्टडीज करना चाहते हो, गेट का एग्जाम देना चाहते हो, एमटेक करना चाहते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। और आपके पास फर्स्ट ईयर तो चलिए आपको समझने में लगता है, लेकिन आप सेकंड ईयर से ये चीज़ें डिसाइड आप लोगों को कर लेनी चाहिए कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो। आप प्लेस्ड होना चाहते हो, किसी कंपनी में वर्क करना चाहते हो,
ग्रेजुएशन या बीटेक कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के बाद आप जो है एमटेक करना चाहते हो या एमबीए करना चाहते हो, अगर आप इसकी प्रिपरेशन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स करना शुरू कर देंगे, फाइनल ईयर में आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। मैं आपको अपना केस बताता हूँ कि मैं स्टिल इन चीज़ों के बारे में काफ़ी इग्नोरेंट था और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। मैं ये भी चाहता था कि मेरा प्लेसमेंट हो जाए किसी कंपनी में, तो मैं उसकी भी पढ़ाई करता था, मैं गेट का एग्ज़ाम्स भी देता था। तो फाइनल ईयर आते आते कुछ ऐसा हो गया कि मैंने हर चीज़ में एंट्री करी। मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी अच्छा परसेंटाइल आया और वो टाइम थोड़ा रिसेशन का था, तो उतनी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल पाई थी उस समय। स्टिल आई वाज सर्चिंग फॉर द जॉब और फाइनेंशियली भी मैं ये सोच नहीं पाता था कि क्या मुझे अपना और समय इन्वेस्ट करना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, कि मुझे तुरंत प्लेसमेंट के लिए अपना ऑप्शन ढूंढना चाहिए, किसी कंपनी में सेलेक्ट होना चाहिए। तो कुछ महीने बीत गए थे मेरे, तो मैं इसी चीज़ों की तैयारी करता था कि मैं आखिर क्या करूं। तो इस तरीके से कुछ मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। थैंक यू सर। सर आपने कुछ टाइम इसरो में भी वर्क किया है सर, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसके बारे में सर कुछ बताइए। मैंने बीटेक एक्चुअली कंप्लीट जब कर लिया था, उसके बाद मैंने विप्रो ज्वाइन किया था। विप्रो बीपीओ से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। मैंने वहाँ पे एज अ दैट वाज एन इंटरनेशनल कॉल सेंटर जहाँ पे मैंने वर्क किया था, जहाँ पे इंटरनेशनल कॉल्स आती थी। मैंने सोचा था कि मैं अपना कैरियर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे मुझे विप्रो में और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या इसी लाइन को पकड़ के मैं और आगे ग्रो कर पाऊंगा। पर कुछ समय बीतने के बाद मुझे लगा कि ये फील्ड सही नहीं है, तो फिर मैंने एमटेक सोचा कि मैं इस कंपनी को छोड़ के एमटेक ज्वाइन करता हूँ। तो मैंने फिर एमटेक ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस से। आई एम एमटेक इन माइक्रोवेव इंजीनियरिंग एंड उस एमटेक कोर्स में जो है जो हमारा फाइनल सेमेस्टर होता है, वहाँ पे हमें एक इंटर्नशिप करनी होती है। तो वो इंटर्नशिप मैंने इसरो में की थी। दैट वाज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। वो इसरो की एक यूनिट है जहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन पेलोड्स होते हैं या फिर जो नेविगेशनल पेलोड्स होते हैं, वो वहाँ पे डिज़ाइन होते हैं, डेवलप होते हैं, मल्टी बैंड एंटीना डेवलप होते हैं। तो वहाँ पे मुझे 6 महीना इंटर्नशिप करने का मौका मिला था। वहाँ पे मैं एक एम्पलीफायर डिवीजन में प्रोजेक्ट असिस्टेंट के रूप में मैंने 6 महीने वहाँ पे समय दिया था और वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे मुझे समझ में आया कि ये जो साइंटिस्ट होते हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो लोग कितनी मेहनत करते हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे मुझे भी मैंने भी एक सॉलिड स्टेट पावर एम्पलीफायर पे वर्क किया था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। थैंक यू सर। सर आपने कुछ टाइम बीबीडी में ग्रुप में भी वर्क किया है सर। आप ऑल इंडिया रेडियो में अभी करेंटली हैं, लेकिन ना सर आप बीबीडी में कैसे गए, बाई चांस गए, बाई लक गए सर? इसके बारे में कुछ कैसे बताएंगे, मतलब इसके बारे में कुछ बताइए सर। मैं एमटेक कंप्लीट कर चुका था और मेरा ऑल इंडिया रेडियो में सिलेक्शन भी हो चुका था, बट आई वाज वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग। सो उस टाइम जो है मैंने बीबीडी ज्वाइन किया था। वहाँ पे उस समय वैकेंसी आई थी, तो उन्होंने इंटरव्यू एडवर्टाइजमेंट आया था उनका पेपर में इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे उनका एक कॉलेज है बीबीडी इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हुआ था। तो कुछ समय ही बीता था वहाँ पे, 2 या 3 महीने बीते थे, तभी वहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव शुरू हो गई थी, कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव। और मैनेजर कॉर्पोरेट रिलेशंस की जरूरत थी उस समय कैंपस ड्राइव में। तो उस समय उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी दी कि मैं वहाँ पे एज अ मैनेजर कॉर्पोरेट रिलेशंस वर्क करूँ। जो कंपनीज आ रही हैं बीटेक के लिए, एमबीए के लिए, बीएड और भी वहाँ पे एमसीए, एमबीए, बीबीए कोर्सेज होते हैं, उन सब के लिए जो भी कंपनियां आ रही हैं उनसे मैं इंटरेक्ट करके कैंपस प्लेसमेंट वहाँ पे जो होते हैं उनमें भी कंट्रीब्यूट करने का मौका पाऊँ। तो उन्होंने मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस देखा था, उन्होंने देखा था कि मैं इंडस्ट्री में वर्क कर चुका हूँ, मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस था विप्रो में। तो उन्होंने फिर मुझे मौका दिया
वो काफ़ी अच्छा समय बीता, वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मिला। वहाँ पे हमने मोर देन 60 प्लस कंपनीज बुलाई थी कैंपस ड्राइव के लिए, और हमारे पास 4000 स्टूडेंट्स का पूल था हमारे पास, फाइनली स्टूडेंट्स जो कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए रेडी थे। तो वो एक काफ़ी अच्छा मौका था, वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी कंपनीज से इंटरेक्ट किया, स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया हम लोगों ने, और काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने, और उस समय काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हम लोगों ने वहाँ बीबीडी ग्रुप को दिया भी था। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और करीब मैंने 8 महीने वहाँ बीबीडी में काम किया था। बट दोज आर वेरी नाइस एंड मेमोरेबल मोमेंट्स इन माय लाइफ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये मेरे सारे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो सर हमारे उस समय सर हमारी मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या हमारी स्किल्स? सर इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब आप कभी जब जब भी कभी आप किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं, तो कुछ इंटरव्यू होते हैं जो कि आपने रिटन क्वालिफाई करके इंटरव्यू दिया होता है, या कुछ इंटरव्यू होते हैं आपको डायरेक्टली आप इंटरव्यू में जाते हो। जब भी कभी आप इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पे जो भी एचआर होते हैं, जो भी आपको रिक्रूट करने के लिए आए हैं, वो सिंपल आपको ही रिक्रूट करने आए हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये इंटरव्यू हो रहा है ये आपको रिक्रूट करने के लिए हो रहा है, आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं हो रहा है, वो आपको लेने आए हैं। और सबसे जरूरी होती है पर्सनालिटी, और वो ऐसा लॉयल इंसान चाहते हैं इंटरव्यू में। जब भी आप कभी इंटरव्यू देंगे तो वो उनको एक लॉयल एक पर्सनालिटी चाहिए, एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उनकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। वो उनको मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता, वो सिंपल आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आप एक अच्छे इंसान है कि नहीं है, और वो आपकी कंपनी आप जब उनकी कंपनी में जाएंगे तो वो आप उनकी कंपनी के लिए एज अ असेट होंगे कि नहीं होंगे, बस इस चीज का मैटर करता है। तो आप कभी भी इंटरव्यू में जाएं तो पहले अंदर अपने मन में कॉन्फिडेंस ये रखें कि जो भी सामने आपको आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो वो इसलिए जानना चाहते हैं कि जो आप हैं वो आप क्या उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल हैं कि नहीं है। मार्क्स उतना मैटर नहीं करते। मार्क्स सिर्फ इतनी एबिलिटी बताते हैं कि आप उस इंटरव्यू को देने के योग्य हैं। अगर आप उस इंटरव्यू को ज्वाइन कर लिए, इसका मतलब आप उस इंटरव्यू को देने के योग्य हैं। अब सिंपल आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर मैटर करता है, और आपका कॉन्फिडेंस। सर किसी कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल्स कौन सी होती हैं? आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए स्किल्स होती हैं वो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप जो भी बात कहना चाहते हैं, भले आप हिंदी में बात करें चाहे आप इंग्लिश में बात करें, जो भी आपने लैंग्वेज आपने जो है अपनाई हुई है, वो उस लैंग्वेज में आप अपनी बातें कम्युनिकेट करा पाते हैं कि नहीं करा पाते। आप एक मैनेजर की तरह आपको वर्क करना होता है। आपको दूसरों से, आपको खुद तो काम करना ही करना है, साथ में आपको एक टीम को लेके चलना है। तो आपके अंदर एक टीम भावना है कि नहीं है, आप सबको साथ में लेके काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। और इन सब के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मुझे लगता है कि जो सबसे पहला फोकस, या जो सबसे पहले पर्सनैलिटी को बनाता है, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी बताता है, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। तो सबसे पहले तो हर किसी को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्कआउट करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से यही होता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सर आपकी जो जर्नी रही है या करियर जर्नी रही है सर, उसमें आपका सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? मतलब कि आप ऐसी कौन सी लाइफ है जो कि आप बार बार जीना चाहते हैं, और एक ऐसा मोमेंट बताइए जो कि आप चाहते हैं कि वो मोमेंट किसी के लाइफ में इनफैक्ट ना आए, मेरे लाइफ में दोबारा ना आए। अभी जो मैं आपको बता रहा था अपनी जर्नी, कि मैं बीबीडी में एज अ मैनेजर कॉर्पोरेट रिलेशंस भी मैंने वर्क किया था। तो वो एक ऐसा समय था जहाँ पे डेली हम एक टीम की तरह काम करते थे, और डेली हमारे पास चैलेंजेस रहते थे कि हमें मैक्सिमम कंपनी बुलानी है, और उन कंपनी और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि मैक्सिमम सिलेक्शन हो सके उनका उनकी कंपनियों में। तो वो बहुत ही चैलेंजिंग था, और वो ऐसा काम था कि जब आप शाम को आप रिजल्ट देखते थे कि आपके इतने स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए, इतने स्टूडेंट्स का कैरियर बन गया,
तो आपको और एनर्जी मिलती थी और आप नेक्स्ट डे और आप कोशिश करते थे कि आप मैक्सिमम कंपनीज को अपने कैंपस में बुलाएं और अपने स्टूडेंट्स को ये मौका दें कि वो उस कंपनी में जाके सिलेक्ट हो पाएं, अपनी अपनी प्रतिभा का जो है उन कंपनियों को दिखा सकें। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा मौका था जहाँ पे डेली हमारे पास चैलेंजेस रहती थी, हमें डेली बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता था। अच्छे मोमेंट्स आते थे, बुरे मोमेंट्स आते थे, लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग होता था। तो मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ का सबसे एक्साइटिंग और सबसे इंटरेस्टिंग सर एक ऐसा मोमेंट जो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी ना आए। मैंने जब अपने कैरियर के स्टार्ट किया था तो मैंने एक बीपीओ से, एक कॉल सेंटर से स्टार्ट किया था, जहाँ पे मेरी करीब 10 आवर्स की शिफ्ट होती थी और करीब 14-15 आवर्स मुझे लग जाते थे आने जाने में और सब चीज़ मिलाने के बाद। और वो ऐसा समय था कि जहाँ पे मेरे पास अपने लिए कुछ भी समय नहीं मिल पाता था। मैं ये तक नहीं सोच पाता था कि मुझे आगे क्या करना है। मेरी लाइफ काफ़ी हद तक स्टैग्नेंट हो गई थी उस समय। मैं तो यही कहूँगा कि कभी भी कैसी भी लाइफ जी रहे हो, लेकिन आपके पास हमेशा ये ऑप्शन, आपके पास हमेशा ये मौका होना चाहिए, आपके पास ये सोचने का मौका होना चाहिए कि आप सही दिशा में काम कर रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपको अपनी लाइफ जीने का या आपको अपने को समय देने का मौका हो, ऐसी जॉब होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि मैंने 1.5 साल विप्रो में वर्क किया था, तो वो थोड़ा सा काफ़ी कठिन दौर था और वो जॉब कुछ इस तरह की थी कि मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पाता था। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा मोमेंट दोबारा ना आए, किसी की लाइफ में ना आए जिसमें वो अपने लिए भी समय ना निकाल पाता हो। सर एक क्वेश्चन है अंकिता सिंह का, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, इसके बारे में कुछ बताइए। आप कैसे मोटिवेट करते? मोटिवेशन तो ऐसा है कि आप सबसे पहले तो आप जिस भी फील्ड में हो, आप हमेशा आगे बढ़ने की सोचा करिए। आप जो भी काम कर रहे हो, आप सोच सको कि क्या हम इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं। अगर आप आज कुछ जॉब कर रहे हो तो क्या आप कुछ और मेहनत करके क्या कुछ और आप आगे पा सकते हो कि नहीं पा सकते हो। और जो भी लाइफ जी रहे हो उसको एंजॉय करना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या मैं और कुछ कर सकता हूँ कि मैं आगे बढ़ सकूँ। आज भी मैं ऑल इंडिया रेडियो में वर्क करता हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं समय निकाल के सेल्फ स्टडी करके या कुछ ऐसा मौका ढूंढ के आगे बढ़ने का या और बेहतर जॉब पाने का या और अच्छे कंपटीशन देने का मौका पाऊँ। तो हमेशा ये सोचते रहना चाहिए, कभी रुकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सोचते रहना चाहिए कि क्या हम और कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम और आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते। और अगर आप ऐसा सोच पाते हो तो यू विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड। सर हर्ष का एक क्वेश्चन है सर, विदाउट टेकिंग आईटी एज अ माइनर सब्जेक्ट, आईटी रिलेटेड कोर्सेज आर सफिशिएंट टू गेट आईटी स्किल? कि आईटी सेक्टर में जो है हर फील्ड से बच्चे जाते हैं। वो बीटेक बैकग्राउंड के होते हैं जिन्होंने 4 साल केवल बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में किया होता है। तो वो लोग जब एक कंपनी में जाते हैं तो वो एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जाते हैं उस कंपनी में। सो उन लोगों के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनको वो आईटी सेक्टर में उतने ही प्रोफेशनल हो, उतने ही एक्सपर्ट हो। But I think the Harsh is from MBA background and he wanted to go to an IT sector. So if you are going into an IT sector, you will be getting a job in which you require some managerial skill as well as technical skills. So you are doing MBA in IT. If you are getting some extra courses, if you are taking some extra private courses to gain some IT skills, that would be beneficial for you. So it would be an advantage for you yourself, because you will be presenting yourself when you are going into a company that you are related to IT field. So if you are gaining some extra knowledge on IT, that would be sufficient, that would be good. But ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा आईटी में बहुत ज़्यादा आपका स्किल हो। आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप आईटी फील्ड को समझते हो एंड यू आर एबल टू मैनेज द पर्सन्स दैट बी वर्किंग अंडर यू। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए, अच्छा लग रहा है सर, आप बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे शो में आए। सो विद दिस आई एंड द एपिसोड 1 ऑफ एक्सप्लोर विद आयुष। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए शख्स के साथ
और उनकी स्टोरी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, कीप एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू एवरीवन।